हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बच्चों सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और जो 23 फरवरी के यूपी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों एनसीईआरटी रहेगा और जहाँ भी एनसीईआरटी चलती है वहाँ सभी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए तो बच्चों हम लोग देर न करते हुए सबसे पहले हम लोग वैकल्पिक प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है। सोवियत संघ में गणराज्यों की संख्या निम्न में से कितनी थी? सोवियत संघ में गणराज्यों की संख्या निम्न में से कितनी थी? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बताना बच्चों इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा 15। यानी सोवियत संघ में गणराज्यों की जो संख्या थी इनमें से कितनी थी? तो 15 थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है? शीत युद्ध किसे कहते हैं बच्चों? ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है उसे शीत युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक था वो बर्लिन की दीवार थी दोस्तों। सही जवाब यहाँ ए हो जाएगा। और शीत युद्ध बच्चों किसके किसके बीच हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच, सोवियत संघ और दोस्तों अमेरिका के बीच शीत युद्ध हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है? यहाँ बर्लिन की दीवार हो जाएगा। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है? आसियान क्या है बच्चों? एक क्षेत्रीय संगठन है। देखो जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं उसमें कम देश होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उसमें ज़्यादा देश होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है? भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, इंडोनेशिया। तो सही जवाब बच्चों यहाँ डी हो जाएगा, इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी क्या है? जकार्ता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सार्क क्या है दोस्तों? ये भी एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें वर्तमान में 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8। सार्क का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। तो सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। ठीक है। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? नेपाल में हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से था? मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से था? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत। तो बच्चों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ सही जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है। सार्क की स्थापना कब की गई थी? देखो बच्चों सार्क मैंने बताया कि एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल राजधानी काठमांडू में है। सार्क की स्थापना कब की गई थी? 1985 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन एक कोई और हम लोग चलेंगे। अफगानिस्तान में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ? अफगानिस्तान जिसकी राजधानी बच्चों काबुल है, राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ? राजतंत्र किसे कहते हैं? जहाँ एक लोग या 2 लोगों का शासन होता है, जहाँ राजा ही सर्वे सर्वा होता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। यहाँ चुनाव नहीं होता है, लेकिन जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। लेकिन बच्चों राजतंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। जिसके पास ताकत वगैरह होता है वो राजा बन जाता है, धन दौलत ताकत। ठीक है। तो अफगानिस्तान में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 4 ऑप्शन आप सामने दिए गए बच्चों। यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा, 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में अफगानिस्तान में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 15। टोटल कितना है? 15, जिसमें से 10 क्या है? 10 अस्थाई है और 5 क्या है? अस्थाई है। टोटल कितने हुए? 15। अस्थाई देश कितने हैं पूछता है? 10 और अस्थाई कितने हैं? 5। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है बच्चों? दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें वर्तमान विश्व में 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ बी हो जाएगा, यू थाट। कौन थे? यू थाट थे। अगला क्वेश्चन चलो भैया हम लोग चलते हैं
कि प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश थे। प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे, 47 थे कि 46 थे कि 51 थे कि 55 थे। तो सही जवाब भैया क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, 51 थे। कितने थे, 51। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। मानव जाति को किससे खतरा है। जो हमारा मानव जाति है इसको जो है किससे खतरा है, परमाणु हथियारों से, कि आतंकवाद से, कि प्राकृतिक आपदाओं से, कि उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, बहुत सरल है, सभी से हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी से। यानी आतंकवाद से भी है, परमाणु हथियारों से भी है, प्राकृतिक आपदाओं से है। प्राकृतिक आपदाएं दोस्तों किसे कहते हैं, जैसे आंधी तूफान, चक्रवात, भूकंप, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं जो प्रकृति द्वारा जो है आती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैश्विक साझा संपदा में क्या शामिल है। वैश्विक साझा संपदा, वैश्विक माने क्या होता है, विश्व स्तर। साझा संपदा में क्या शामिल है। साझा माने होता है दोस्तों सजिया, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, महासागर हो गया, अंतरिक्ष हो गया। ये सब क्या है दोस्तों, वैश्विक संपदा है जिस पे सबका अधिकार होता है, किसी एक आदमी का अधिकार नहीं होता है। वैश्विक साझा संपदा में क्या शामिल है, वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र, उपरोक्त सभी। तो बच्चों यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखो वायुमंडल किसी एक आदमी भैया है नहीं, अंटार्कटिका भी किसी एक आदमी नहीं है, सबका अधिकार होता है। समुद्र भी देखो किसी एक आदमी नहीं है, सबका अधिकार होता है। जैसे प्रशांत महासागर, हाँ सब बड़े बड़े महासागर हैं, इस पर सबका अधिकार होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। भारत में अनुसूचित जनजातियों के जीवन यापन का जो है मुख्य साधन क्या है। व्यापार, मजदूरी, खेती, कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा बच्चों, खेती कृषि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में निम्नलिखित विचारधारा विश्व में पाई जाती है। वर्तमान समय में निम्नलिखित विचारधारा विश्व में पाई जाती है। नाजीवादी, फांसीवादी, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, जो है वैश्वीकरण। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंस है, पूछा भी गया परीक्षाओं में। दोस्तों ये सब जितने भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं सब परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं और 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन थे, यानी पहले गृह मंत्री कौन थे। तो दोस्तों आपको बताना है, बहुत सरल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर यानी पहले गृह मंत्री थे। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे दोस्तों, भारतीय संविधान के जनक। यानी भारतीय संविधान जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर बी या अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर को। और महात्मा गांधी आप लोग जानते हो जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी, पहले समझेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है। तो भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में 1850 ईस्वी में जो है दोस्तों A.O. हुम, सर ओरिएंटल हुम इनका पूरा नाम है, एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी थे जिन्होंने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना की थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बॉम्बे में स्थित है, ग्वालियर टैंक, वही जो है स्थापना की थी एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी ने। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों ये सब क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में, नौकरियों के एग्जाम में भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रहेगा, आप इसको अनदेखा मत कीजिए। भारत में एक दल की प्रधानता का युग किस नेता से जुड़ा हुआ है। एक दल, भारत में एक दल की प्रधानता का युग जो है किस नेता से जुड़ा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। पास से पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे दोस्तों, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। और महात्मा गांधी आप लोग जान ही रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था। भारतीय जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था। तो सही बच्चों यहाँ भी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः जो है किस क्षेत्र पर जो है जोर दिया गया था। दोस्तों जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं 5 वर्षों की होती हैं, तो पहली पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि पर जोर दिया गया था बच्चों। किस पे, कृषि पर जोर दिया गया था। सही जवाब ये हो जाएगा, सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा किस में लगाया था, कृषि पर।
और दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? उद्योग धंधों पर, यानी उद्योग पर जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जो है ध्यान दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार जरूर पूछा जाएगा इससे संबंधित क्वेश्चन। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, क्रांति किसे कहते हैं? एकाएक परिवर्तन लाना, यानी किसी क्षेत्र में एकाएक बदलाव लाना ही क्रांति कहलाता है, एकाएक परिवर्तन लाना। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? देखो, दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, वैसे भी और कलर होता है लेकिन सफ़ेद ज़्यादा दिखाई देता है। तो श्वेत क्रांति संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन संबंधित है। और यहाँ पूछा है दोस्तों कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है भैया? वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये तो बहुविकल्पी था, अब हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अतिलघुत्तरी प्रश्न है, उसके बाद लघुत्तरी भी रहेगा, इसमें सम मिक्सचर रहेगा, अतिलघुत्तरी लघुत्तरी। एनडीए में सम्मिलित किन्हीं 4 दलों के नाम बताइए। इस समय दोस्तों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसका एनडीए फुल फॉर्म होता है इस समय, यानी छोटे छोटे दलों को मिलाकर जो है एनडीए का निर्माण किया गया है, जिसमें भाजपा वगैरह ये सब एनडीए के ही सम्मिलित है, एनडीए में सम्मिलित है, उसी के अंग हैं। तो एनडीए में इस समय केंद्र में किसकी सरकार है दोस्तों? माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो एनडीए संबंधित है। एनडीए में सम्मिलित किन्हीं 4 दलों के नाम बताइए, किन्हीं 4 दलों का नाम बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। तो दोस्तों 4 दलों के नाम निम्नलिखित है, उत्तर देखेंगे हम लोग। पहला है जनता दल यूनाइटेड, दूसरा है जो है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है लोक जनशक्ति पार्टी, उसके बाद में चौथा है दोस्तों अपना दल। ये सब जो है एनडीए में सम्मिलित 4 दलों के नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जनता दल के बारे में आप क्या जानते हैं दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जनता दल के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जानते हैं जनता दल के बारे में? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, 1980 के दशक में, 1980 के दशक के अंत में अनेक नेता एक ऐसे नए राजनीतिक दल का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे जो कांग्रेस का विकल्प बन सके, जो है कांग्रेस का विकल्प बन सके। और 26 जुलाई 1988 ईस्वी में 4 विपक्षी दलों, जनता पार्टी, लोकदल, कांग्रेस और जन मोर्चा के जो है विलय में एक नए राजनीतिक दल की जो है स्थापना की गई। और इस नए राजनीतिक दल का नाम जो है क्या रखा गया? समाजवादी जनता दल रखा गया, समाजवादी जनता दल रखा गया। और बच्चों जो है 21 अक्टूबर 1988 को बेंगलुरु में समाजवादी दल का जो है नाम बदलकर जनता दल कर दिया गया तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह को जनता दल का जो है प्रधान मनोनीत किया, प्रधानमंत्री जो है मनोनीत किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पूर्वोत्तर भारत में 7 छोटे छोटे राज्य क्यों बनाए गए? पूर्वोत्तर भारत में 7 छोटे छोटे राज्य जो है क्यों बनाए गए? पूर्वोत्तर, उत्तर और पूर्व मिला के जो है क्या बनाया गया दोस्तों? पूर्वोत्तर। सॉरी बच्चों, यहाँ प्रधानमंत्री नहीं होगा, यहाँ सिर्फ प्रधान ही होगा, प्रधान मनोनीत किया। पूर्वोत्तर भारत में 7 छोटे छोटे राज्य क्यों बनाए गए? पूर्वोत्तर में, यानी पूर्व और उत्तर मिला क्या बनता है? पूर्वोत्तर। तो पूर्वोत्तर भारत में 7 छोटे छोटे राज्य क्यों बनाए गए? आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो बच्चों, भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके अलग थलग पड़ गए तथा उनका जो है आर्थिक विकास जो है रुक गया। अतः इस क्षेत्र का आर्थिक विकास करने के लिए इसे 7 छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया। कितने राज्यों में? 7 छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिख विरोधी दंगे कब और क्यों हुए? सिख विरोधी दंगे जो है कब और क्यों हुए? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को, कब? 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और 2 बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिससे बच्चों दिल्ली में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। एक अनुमान के अनुसार दंगों में लगभग 3000 सिख पुरुष, स्त्री एवं बच्चे जो है मारे गए। और सिख विरोधी दंगों से देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा जो है पैदा हो गया। भाई खतरा पैदा हो ही जाएगा जब इतने लोग मारे जाएंगे, खतरा पैदा हो गया। इसलिए प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए अकाली नेताओं से जो है समझौता किया, जिसे जो है पंजाब समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसे बच्चों जो है
पंजाब समझौते के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भैया। 25 जून 1975 को किस आधार पर जो है आपातकाल की घोषणा की गई? 25 जून 1975 को किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई? तो बच्चों आपात 3 प्रकार के होते हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन। 25 जून 1975 को किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो बच्चों 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत व्यवस्था बनाए रखने एवं आंतरिक गड़बड़ी को रोकने के आधार पर आपातकाल जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चारू मजूमदार कौन था? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चारू मजूमदार कौन था? चारू मजूमदार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है बच्चों। देखो, चारू मजूमदार एक क्रांतिकारी समाजवादी नेता थे। एक क्रांतिकारी समाजवादी नेता थे। उनका जन्म जो है 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। और चारू मजूमदार ने तिभागा आंदोलन में बढ़ चढ़ कर जो है भाग लिया था। कौन से आंदोलन में? तिभागा आंदोलन में जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इन्होंने समाजवादी दल यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी की जो है स्थापना की थी। वे जो है किसान विद्रोह की माओवादी धारा में विश्वास रखते थे। और 1972 में पुलिस हिरासत में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु जो है पुलिस हिरासत में 1972 ईस्वी में पुलिस हिरासत में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। किसकी बच्चों? चारू मजूमदार की। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन से चुनाव परिणामों को जो है राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे भी गए हैं परीक्षाओं में। कौन से चुनाव परिणामों को जो है राजनीतिक भूकंप की जो है संज्ञा दी गई थी? आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो, 1967 के चुनाव में कांग्रेस को जो है केंद्र एवं राज्य स्तर पर हुई गहरी हानि को कई चुनाव विश्लेषकों ने जो है कांग्रेस के लिए इसे राजनीतिक भूकंप माना। इसे जो है राजनीतिक भूकंप माना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को याद भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन का मुख्य कारण क्या था? 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन का मुख्य कारण क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन का मुख्य कारण क्या था? आइए इसका उत्तर हम देखते हैं बच्चों। देखो भैया, 1967 के चुनाव में मिली हार के बाद कुछ कांग्रेसी दक्षिण पंथी दलों के जो है साथ समझौता का समर्थन कर रहे थे, जिससे जो है कांग्रेस में मतभेद बढ़ा। नंबर 2, कांग्रेस में 1967 में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मतभेद था और श्रीमती इंदिरा गांधी और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो है राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। वही जो है कामराज जैसे कांग्रेसियों ने इसका जो है विरोध किया। भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों आवश्यक है? 2 कारण बताइए। गुटनिरपेक्षता यही दोस्तों जो है किसी गुट में शामिल ना होना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जो है शीत युद्ध चल रहा था, 2 ही गुट थे दोस्तों उस समय। एक तरफ था सोवियत संघ और एक तरफ था जो है अमेरिका। तो भारत के लिए जो गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों आवश्यक है? 2 कारण जो है बताइए। यानी भारत जो है किसी गुट में शामिल नहीं रहना चाहता, वह मतलब गुटनिरपेक्ष नीति अपनाना चाहता है। तो भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों आवश्यक है? 2 कारण जो है बताइए। आइए इसका उत्तर देखते हैं भैया हम लोग। देखो, भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति का पालक है। वसुधैव कुटुंबकम में होता है बच्चों, हमारा सारा संसार क्या है? परिवार है। भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम की नीति का पालक है, इसलिए वह छोटे बड़े सभी देशों के साथ बराबरी का जो है संबंध बनाए रखने का इच्छुक है। बराबरी का संबंध बनाए रखने का इच्छुक है। नंबर 2, गुटनिरपेक्षता की नीति के चलते विश्व के देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के विस्तार में कोई बाधा नहीं आती है। व्यापारिक संबंधों के विस्तार में जो है कोई बाधा नहीं आती है बच्चों। समझ रहे हो भैया? चलो अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील के 2 सिद्धांत लिखिए। पंचशील के जो है 2 सिद्धांत लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस है। पंचशील के 2 सिद्धांत लिखिए। तो पंचशील के 2 सिद्धांत जो है निम्नलिखित है, ऐसे हम लोग लिखेंगे। पंचशील के 2 सिद्धांत निम्नलिखित है। देखो बच्चों, वो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आएंगे, आपको क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को करना है
और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। थोड़ा राइटिंग डेली लिखने का प्रैक्टिस बनाइए, राइटिंग अच्छी रहेगी तो नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों करना पड़ेगा आपको, जितने शब्दों में कहेगा उतने शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। तो आप डेली मॉडल पेपरों को जो है हल कीजिए, जो है आप अच्छे नंबर से जो है पास हो जाएंगे। तो चलिए, और हमारा जो है पुराना वीडियो बच्चों आप लोग देखते रहिए। कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के नाम से लिस्ट बनाई गई है, सभी वीडियो आप देखते रहिए, आप क्लियर हो जाएगा काम। पंचशील के 2 सिद्धांत लिखिए। तो पंचशील के 2 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, राष्ट्रों को एक दूसरे की जो है प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का जो है सम्मान करना चाहिए। नंबर 2, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। ये पंचशील के 2 सिद्धांत है। पहला बच्चों, राष्ट्रों को एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना चाहिए। नंबर 2, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये जो है पंचशील के 2 सिद्धांत थे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।